Assalamu alaikum bachcho and welcome back. All right, so I was checking your papers and I was feeling I was having kind of mixed feelings. जिन बच्चों के पेपर्स मैं चेक कर रहा था आई वाज फीलिंग वेरी गुड अबाउट देम और मेजॉरिटी ऑफ यू स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो टास्क थे उनको अटेम्प्ट किया हुआ था। ऑल्दो आप में से कुछ बच्चों के पेपर्स जो थे वो इनकम्प्लीट भी थे। कुछ बच्चों ने आधा पेपर किया हुआ था, कुछ ने कुछ सवाल छोड़ा हुआ था, किसी ने कुछ कोई सवाल छोड़ा हुआ था। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के जो पेपर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे एंड आई आई वाज फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। और जो बच्चे अपने टास्क सबमिट नहीं करवाते, अब मैं उनको क्या कह सकता हूँ। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको अवेल नहीं करते, तो अब ऐसे बंदे के बारे में बंदा क्या कह सकता है कि जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो जानबूझ के उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करे और बाद में फिर आगे शिकवा शिकायत करे कि मेरे नंबर नहीं आए, तो फिर ये तो ज्यादती है। क्योंकि एक चीज़ जो आपको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि जब आप इंग्लिश कीज एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बड़े नॉन ट्रेडिशनल, बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और द की टू सक्सेस इज कि आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, जो जो आपको टास्क मिल रहे हों, आप उनको अगर इन ट्रू लेटर स्पिरिट जो है वो अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हैं और आप वो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के नुस्खे को या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप चलते हैं, तो फिर ही आपकी जो सक्सेस है वो ऑप्टिमाइज होती है या आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी बात ही ना माने और जो आपको टास्क मिल रहे हो आप वो टास्क ही अटेम्प्ट ना करें और लेक्चर भी ध्यान से ना लें। तो फिर तो आपका इंग्लिश की एकेडमी क्या, फिर आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को एक ला इलाज मरीज की सूरत में ना रखें। ठीक है, एक ला इलाज लाश मत बने और टास्क को अटेम्प्ट किया गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल चीज बताता हूँ। मेरे ख्याल में शायद 18 या 19 टास्क थे और 100 बच्चे हैं। तो अब मेरे लिए तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो उस 18 की बजाय अगर 8 होते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। ठीक है, कि जहाँ पे मुझे चेक करने में 1 घंटा लगा है, मेरे 20 मिनट लगते, 25 मिनट लगते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको सबको कि आप अपने टास्क जो हैं वो सबमिट करवाया करें, टाइमली सबमिट करवाया करें। और ये काइंड ऑफ ऐसे ही है कि मैं जैसे होता है कि ना खतरा मोल लेना जानबूझ के, एक मुसीबत अपने गले डालना। लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट। आई वांट माई सेल्फ टू बी इन अ सिचुएशन के जहाँ पे मुझे 1 घंटे की बजाय 4 घंटे लगे आपके टास्क चेक करने में, आई विल बी मोर हैप्पी। अगर मुझे 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, तो आई एम रेडी टू 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 गिव दैट टाइम टू यू। बट अगेन वही चीज़ है ना कि आप लोग भी अपने अंदर थोड़ी सी शर्म हया पैदा करें। ठीक है, आप लोग भी थोड़ी अपने अंदर गैरत पैदा करें और इंसान बन जाएं। ये मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो टास्क सबमिट नहीं करवाते और बिल्कुल टास्क को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इंसान के बच्चे बने, ठीक है, गधे ना बने, खबीस ना बनो, और अपने जो टास्क हैं वो टाइम पर सबमिट करवाया करें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ऑल राइट। और अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं ना, हर क्लास में डिफरेंट होते हैं, 9th में कुछ होते हैं, 10th में कुछ होते हैं, फर्स्ट ईयर में अलग होते हैं, सेकेंड ईयर में अलग होते हैं। तो अब हम उन तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन जो है हम उनको टेकअप करेंगे और उनके मतलब हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मुकालमे को देख लेते हैं। मुकालमा, अब ये आपने खुद देखना है कि कौन सी क्लास में आप कौन सी क्लास में हैं और आपके सिलेबस में यहाँ से ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी लास्ट वीक में आके, कि हो सकता है कि आप जिस क्लास में हो वहाँ पे मुकालमा नवीसी ना हो, या आप बीती ना हो, या रुदाद ना हो, या ख़त ना हो, या दरख्वास्त ना हो। लेकिन मैं, ये चूंकि एक बूट कैंप है और ये मिक्स क्लास है, तो मैंने तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो इसलिए फिर आपने बार बार मुझे इस सवाल के साथ बॉदर नहीं करना कि सर ये तो मेरी क्लास में है ही नहीं, या मेरे सब्जेक्ट में ये इंक्लूडेड ही नहीं। तो इस चीज़ का फिर आपने अकॉर्डिंगली खुद ही जो नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेज हैं, तो उसको फिर आपने अकॉर्डिंगली खुद ही मैनेज करना है। अब मुकालमा जो है दरहकीकत दो लोगों के दरमियान में लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, जारिफ कह रहे हैं कि एक बार गाइड कर दें कि कौन कौन सी क्लासेस में क्या क्या है। अच्छा चले, ठीक है, मैं
कोशिश करता हूँ कि वैसे दैट्स अ गुड आइडिया कि मैं पहले आप लोगों को क्लास वाइज जो है वो बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जितने जितने नशेतड़ हैं और जितने आप लोग जो है ना वो बिल्कुल एक वो सूती रूह रूह किस्म के आप लोग हैं, तो हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड क्या है। तो मुझे तो आप लोगों पे इस हवाले से भी कोई यकीन नहीं है कि आप लोग जितने नशेई किस्म के लोग हैं, ठीक है, आपको ये भी ना पता हो कि आपके सिलेबस में क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं ये भी आप लोगों को बता ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि तो आप लोगों का वाकई कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप लोग जितने निकम्मे नालायक और हाँ, जितने आप लोग निकम्मे और नालायक हैं ना, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं तरतीब वाइज कर लेता हूँ ना, ताकि उसी तरतीब से फिर मैं आपको बताता जाऊँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपने दोबारा नहीं पूछना कि सर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, फिर आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, एक ही दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे उर्दू में हमारे पास टाइम भी है, लाइक वी कैन हैव दिस डिस्कशन इन टुडेज क्लास, और फिर वी कैन कीप डिस्कसिंग दोज थिंग्स। अब ये मैं बात कर रहा हूँ नाइन्थ की। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं ऊपर लिख भी देता हूँ, नाइन्थ। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग नाइन्थ क्लास। तो नाइन्थ क्लास में आपको सफरनामा आ सकता है सवाल नंबर 6 में, या आप बीती आ सकती है। ठीक है, और दो मौजूआत में से किसी एक पर आपने लिखना होगा। आपको सफरनामा और आप बीती जो है, यानी सफरनामे को सफरी रुदात भी कहते हैं ना, सफरी रुदात और आप बीती, ठीक है, ये नाइन्थ के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और सवाल नंबर 7 जो है उसमें कॉलम है, मुकालमा है, या ईमेल है। ठीक है, कॉलम आ सकता है, मुकालमा आ सकता है, ईमेल आ सकता है। तीनों में से कोई एक मौजू जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन कॉलम और मुकालमा जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ईमेल की निस्बत। ठीक है, ईमेल की निस्बत जो है वो कॉलम और मुकालमा जो हैं, ये दोनों जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हुई? सफ़रनामा, आप बीती, कॉलम और मुकालमा। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक्स हो गए नाइन्थ क्लास के। फिर उसके बाद हम लोग टेंथ में आ जाते हैं। तो जो टेंथ के बच्चे हैं, अच्छा, अब तशरीह के मतलब मैं किसी सवाल का आपका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तशरीह के मतलब अभी हम लोग आगे आ गए हैं, वो तशरीह के वक्त आपने ध्यान से क्लास लेनी थी, तो आपने नहीं ली होगी, तो बस फिर। अच्छा, सवाल नंबर 6 और 7 में हम आ जाते हैं टेंथ क्लास में। अभी मैंने नाइन्थ का आपको बता दिया, अभी मैं टेंथ का बता रहा हूँ। तो इसमें आपको दरख्वास्त या कहानी आ सकती है। सवाल नंबर 6 में दरख्वास्त आ सकती है या कहानी आ सकती है। और जो सवाल नंबर 7 है, यहाँ पर आपको मजमून आता है। सिंपल सिंपल। ठीक है, सवाल नंबर 7 जो होता है ये क्या होता है? ये मजमून नवीसी का होता है, दरख्वास्त, कहानी और मजमून। उसके बाद हम आ गए जी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में सवाल नंबर 6 जो है इसके अंदर दरख्वास्त शामिल है, और सवाल नंबर 7 जो है इसमें रिपोर्ट। ठीक है, या याददाश्त, याददाश्त बोलते हैं रुदात को, आप सॉरी आप बीती को। आपको रिपोर्ट आ सकती है, सॉरी याददाश्त आप बीती को नहीं बोलते, याददाश्त जो है ये रुदात को बोलते हैं। आपको रिपोर्ट आ सकती है, याददाश्त आ सकती है, इनमें से कोई एक मौजूद जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इलेवंथ का चूंकि इस दफ़ा थोड़ा सा पैटर्न भी तब्दील हुआ था, अगर आप मॉडल पेपर को देखें तो यहाँ पे आप देख लें कि मुशायरे की आपको रिपोर्ट या दरख्वास्त, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो जो इलेवंथ के बच्चे हैं, आपने बेटा दरख्वास्त और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स जो है इनको आपने काबू करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्वेल्थ वाले, जो सबसे शहजादी क्लास होती है, सबसे निकम्मी, सबसे शहजादी क्लास। ठीक है, दुनिया की सबसे जो नालायक और सबसे वो होती है ना, नालायक तो क्या नहीं कह सकते, गुंडा क्लास, ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, जो किसी के हाथ में नहीं आते, इनको लगता है कि बस ये पता नहीं अब आसमानों पे पहुंच गए हैं। और ट्वेल्थ वालों नीचे आ जाओ जमीन पे। तो सवाल नंबर 6 जो है इसमें आपको बेटा आप बीती आ सकती है। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, या आपको रुदाद आ सकती है, और बाज दफा आपको मुतलका इदारों को या दफ्तर को खत लिखने के लिए भी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, आप बीती, रुदाद या दरखास्त, यानी कि आप यूँ समझ लें कि ट्वेल्थ ग्रेड के बच्चे जो हैं, उन्होंने नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, उसके अंदर जितनी चीज़ें अभी हमने देखी हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं, सिर्फ कहानी नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखें ना, नाइन्थ के अंदर हमने क्या देखा? नाइन्थ के अंदर हमने देखा कि
आप बीती आ सकती है, और मुकालमा कालम आ सकता है। आप बीती या कालम आ सकता है। टेंथ के अंदर हमने देखा कहानी और मजमून है, तो कहानी टेंथ वाली ट्वेल्थ में शामिल नहीं है। इलेवंथ में दरखास्त और रिपोर्ट है। तो ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं, आपको बेटा आप बीती आ सकती है, रुदाद आ सकती है, और आपको किसी मुतलका दफ्तर को खत लिखने के लिए आ सकता है। और सवाल नंबर 7 आपका जो होता है, ये क्या होता है? ये मजमून नवीसी का होता है। मुशायरा क्या होता है? लो इसको बताओ जी, मुशायरा क्या होता है? मुशायरा बेटा जिसमें शायर इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे को अपना कलाम सुनाते हैं, अपनी नज़में गज़लें वगैरह सुनाते हैं, तो वो महफिल मुशायरा कहलाती है। एक पोइट्स की एक सिटिंग होती है, जिसमें पोइट्स मिल बैठते हैं और वो अपनी जो अपना जो कलाम होता है, अपनी जो शायरी होती है, वो सुनाते हैं, तो उसको मुशायरा बोलते हैं। ठीक है, महफिल मुशायरा उसको कहा जाता है। एक पॉडकास्ट भी आप उसको कहना चाहे तो कह सकते हैं। पॉडकास्ट नहीं होती। पॉडकास्ट में तो दो बंदे बैठ के बात करते हैं ना। पॉडकास्ट एक तरह का मुकालमा होता है, एक लाइव मुकालमा होता है। जो मुशायरा होता है ना, उसमें शायर बैठते हैं और शुअरा के सामने फिर आवाम भी बैठी होती है, जो कि शुअरा को सुन रही होती है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि पोइट्री का एक कंसर्ट होता है। ठीक है, एक पोइट्री का ना कंसर्ट होता है, सारे पोइट स्टेज पर आते हैं और एक एक करके सारे जो पोइट्स होते हैं, वो अपना कलाम जो है वो सुनाते हैं। ठीक है सर, नाउ वी डू हैव गॉट एन आइडिया, बट विल यू शेयर दिस पीडीएफ इन ग्रुप? ये तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोडेड है। बहरहाल मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। मुकालमा जब आप लिखते हैं, तो मुकालमे की जो जुबान है वो सादा होनी चाहिए, आम फहम होनी चाहिए, और मुख्तसर बात करें, और दलील के साथ बात को आगे बढ़ाएं। सिर्फ गपबाजी नहीं होनी चाहिए। और मैंने अब तक बच्चों के जो मुकालमात चेक किए हैं, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे लैग नज़र आती है। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, वो ये है कि मुकालमा के अंदर दो बंदे बात कर रहे होते हैं और दोनों का उसमें इक्वल इक्वल रोल होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन। ऐसे नहीं हो कि अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं बाप और बेटे के दरमियान, तो बाप जो है वो बोलता जा रहा है और बेटा सिर्फ आगे से हूँ कर रहा है, तो वो एक अच्छा मुकालमा कंसीडर नहीं होता। दो बंदे जो उस गुफ्तगू का हिस्सा हैं, उस गुफ्तगू में शामिल हैं, दोनों की जो बातचीत है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर अली और उमर के दरमियान अगर मुकालमा है, तो जितनी जितनी लंबाई अली की सतरों की होनी चाहिए जब आप लिख रहे हो, तो उमर की जो सतरें हैं उनकी लंबाई भी लगभग उतनी ही हो। ठीक है, ताकि एक मुनासिब जानदार किस्म का आपका मुकालमा जो है वो बने। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं नहीं। मुकालमा आपको जब पेपर में आता है, मतलब पूरे टब्बर का, ये टब्बर वाला मुकालमा नहीं होता ना। मुकालमा हमेशा दो आदमियों के दरमियान ही होता है। पेपर में भी जब आपको आता है ना, तो वो यही होता है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान लिखें, बाप और बेटे के दरमियान लिखें, गाहक और दुकानदार के दरमियान लिखें, तो दो लोगों के दरमियान ही होता है। और मुकालमे के अंदर आप अशार डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मुनासबत से अशार डाल सकते हैं, आयात डाल सकते हैं, अहादीस डाल सकते हैं, कोई अकवाल वगैरह हों तो वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा मुकालमा लिखने की जो ट्रिक है, वो ये है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जाएं। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करें, आप अपने आप को, इसको एसिमिलेशन टेक्निक भी बोलते हैं, कि आप यूं समझें कि गोया आप हकीकत में किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, और आप हकीकत में अ, अपने आप को एक 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 इंडिविजुअल के तौर पर आप उसमें कंसीडर कर लें। जैसे अगर ग्राहक और दुकानदार के दरमियान है, तो आप अपने आप को एक ग्राहक के तौर पर कंसीडर करें, और आप यूं समझें कि गोया आप हकीकत में एक दुकान वाले के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बाअदब तरीके से। ठीक है, बाअदब जुबान जो है, या जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपकी जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो उस तरीके से नहीं जिस तरह आप वो अपने मोहल्ले वाले दुकानदार के पास जाते हैं, उस तरीके की गुफ्तगू नहीं लिखनी यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा ये है कि गुफ्तगू आपकी महज़ब होनी चाहिए, शगुफ्ता अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो बोलने वाले हैं उनका नाम आप जो है वो मार्कर के साथ लिखें। और यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत अहम है, कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपको सवाल आ गया कि बाप और बेटे के दरमियान
मुकालमा लिखें, तो आप वहां पर बाप का कोई नाम या बेटे का कोई नाम जो है वो खुद से तसव्वुर करके मत लिखें। आप सिंपल लिखें कि बाप बेटा, और इसी तरीके से दुकानदार ग्राहक, डॉक्टर मरीज, ठीक है, माँ बेटी, ठीक है, पहला दोस्त दूसरा दोस्त। तो नाम वगैरह मत डालें, फर्जी नाम भी डालने की जरूरत नहीं है। जिन दो अफराद के दरमियान मुकालमा आप लिख रहे हैं, सिर्फ आप उनके वो जो एक आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह कॉमन नाउन होते हैं, इसमें नकरा होता है, तो वो आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, और अब ये जहाँ बच्चे कह रहे हैं कि जी फलां तशरीह तो ये तशरीह तो वो तशरीह तो ऐसी तशरीह तो वैसी तशरीह, जो मेरे पास था मैंने आपको दे दिया। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही होती है, बी ग्रेटफुल एंड डोंट आस्क फॉर मोर। ठीक है। जितना एक मुझसे हो सका मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास होती तो मैं आपको और भी दे देता, अगर मेरे पास होती तो। लेकिन जो मेरे पास मटेरियल बना हुआ पड़ा था, जितना एक मैं बना सकता था, उतना एक मैंने बना के आपके हवाले कर दिया। ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मेरे अंदर हिम्मत हुई, तो जैसे ट्वेल्थ वाले बच्चे वो कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा नज़म जो है वो नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने हिस्सा गज़ल बनाया, नज़म बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो वो अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं बेटा वो भी बना दूंगा। ठीक है। और इसी तरीके से टेंथ टेंथ वाले बच्चे कह रहे हैं कि जी आपने जो पंजाब वाली किताब है उसकी तो आपने भेज दी है, नेशनल वाली की नहीं भेजी। तो बस मेरे पास नेशनल वाली की है ही नहीं। ठीक है। अगर मैंने वो बना ली तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर ना बन सकी तो बस फिर। इसलिए जो जितना आपको मिल जाए उसी पे ग्रेटफुल हुआ करें। एक चीज जिसकी आपके साथ कमिटमेंट ही नहीं है और वो भी आपको अगर मिल रही है, तो आई आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर गेटिंग। ठीक है। तो ये भी इंसान की ना जिंदगी का हिस्सा होता है। आप लोग मेरे बच्चे हैं, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को जो कंपैशन है या थैंकफुलनेस है, ये भी तो आपको सिखानी है ना। ठीक है कि इंसान को जिंदगी में क्या होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, और इंसान को जिंदगी में शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको मुकालमे के लिए कुछ अहम सवालात बता देता हूँ। इम्तिहान की तैयारी के ऊपर आपको मुकालमा आ सकता है, मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत के ऊपर आपको मुकालमा आ सकता है। ठीक है। और सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात के ऊपर आपको आ सकता है। सफाई की अहमियत के ऊपर आपको आ सकता है, पाबंदी वक्त के ऊपर आ सकता है, उर्दू ज़ुबान की अहमियत के ऊपर आपको मुकालमा आ सकता है, महंगाई के ऊपर आपको मुकालमा आ सकता है, और खेलों की अहमियत के ऊपर आपको मुकालमा लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रुदात नवीसी। रुदात नवीसी। अब रुदात जब आप लिखते हैं, तो रुदात क्या होती है? रुदात बेसिकली आप जो समझ लें कि जिस तरह आपने एक चीज अपनी आंखों से देखी है, आपके सामने कोई एक इवेंट हुआ है, आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है, और अब आप वो लोगों को बता रहे हैं। और आप इसमें जाहिर बात है कोई ऐसा टॉपिक भी आ सकता है कि जो हकीकत में आपने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे आपको अगर किसी हादसे पर आती है, और खुदा ना खास्ता आपने कभी कोई हादसा ना देखा हो, ठीक है, आपकी जिंदगी में ना कोई ऐसा वाकया हुआ हो, या जैसे इसी तरीके से किसी तारीखी मकाम के की सैर के ऊपर अगर आपको रुदाद आ जाती है, और आपने कभी किसी तारीखी मकाम की सैर ही ना की हो, आप होम बॉडी हो, काउच बॉय हो, काउच गर्ल हो, और सारा दिन आप घर में पड़े रहते हो, तो इन दैट केस फिर क्या होता है? इन दैट केस फिर आप इमेजिन करते हैं, आपने जो वीलॉग्स देखे होते हैं, आपने जो टीवी में चीज़ें देखी होती हैं, फिल्म्स देखी होती हैं, तो आप उनको इमेजिन करके एक इमेजिनेटिव जो तखय्युल पर मबनी अपने तखय्युल को इस्तेमाल करते हुए फिर आप जो है वो एक रुदात को लिखते हैं। अब रुदात लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसका एक पस मंजर देते हैं, यानी कि उसका आप बैकग्राउंड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे यहीं पर जो मैंने अहम सवालात दिए हुए हैं, उन्हीं में से अगर मैं कोई टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है। तो अब सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो है, जैसे आपके कॉलेज के अंदर एक सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह इकबाल डे मनाया जाता है, यौम पाकिस्तान मनाया जाता है, यौम आज़ादी मनाया जाता है, तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको रुदात लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस सूरत में बेटा ये करेंगे कि आप पहले उसका एक पस मंजर बताएंगे कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो है सीरत नबी की इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है। वो आप बता के फिर आप कहेंगे कि इसी मुनासबत से इसी मुनासबत से हमारे कॉलेज के अंदर एक सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। या इसी तरीके से हमारे हमारे कॉलेज की इंतज़ामिया ने
बच्चों को सीरत नबी के मुतालिक आगाही देने के लिए, सीरत नबी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे कॉलेज के अंदर एक, या हमारे स्कूल के अंदर एक सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद करवाई गई। अच्छा, उसके बाद फिर शेर से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शेर, कोई शेर, कोई मौजू की मुनासबत से आप किसी शेर के साथ भी रुदात को, मतलब पहले शेर लिखते हैं और उसके बाद फिर आप जो है वो पस मंजर दें। सर, अगर किसी इंपॉर्टेंट सेलियंट बिल्डिंग और हिस्टोरिकल प्लेस पर रुदात लिखनी हो तो हम इमेजिनरी प्लेस के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, अगर तो आपको वहां पर वजाहत नहीं दी गई तो फिर आप लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कहा गया कि एक मशहूर तारीखी मकाम के सफर की रुदात लिखें, तो फिर आप किसी भी, कोई भी व्लॉग आपने देखा हो, मतलब आप लोग रहते तो मॉडर्न वर्ल्ड में ही है ना, 21st सेंचुरी में ही रहते हैं ना, आपने कभी कोई व्लॉग देखा होगा, कभी कहीं कोई अखबार में कुछ पढ़ा होगा किसी हिस्टोरिकल प्लेस के मुतालिक, या आपको घर में किसी ने बताया होगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। सर, सफरनामा काइंड ऑफ रुदात की टाइप है। सफरनामा जो है ना, वो रुदात की टाइप नहीं है। सफरनामे के अंदर रुदात वाला उनसर पाया जाता है, यानी कि उसका जो स्टाइल होता है ना सफरनामे का, वो रुदात जैसा ही होता है। आप उसको, सफरनामा जो है उसको भी रुदात के अंदाज में ही आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपके ये कह सकते हैं कि रुदात बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखी जा सकती है। हादसे की रुदात हो सकती है, किसी तकरीब की रुदात हो सकती है। आपको इवन, मैं अक्सर जब कॉलेज में था तब भी मैं ये करता होता था, और अभी भी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों के साथ ये ट्रिक करता हूँ कि कोई भी बच्चा जब छुट्टी करके आता है, सर वो मेरे भाई की शादी थी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा आप ऐसे करो कि 10 पेजेस की ना, अभी यूनिवर्सिटी में चूंकि बच्चे बड़े होते हैं, तो मैं, सर मैं, मेरे भाई की शादी थी तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, तो मेरी अटेंडेंस लगा दें 3 दिन की, 4 दिन की। तो मैं उसको बोलता हूँ अच्छा 10 पेजेस की आप मुझे अपने उस शादी की ना पूरी रुदात मुझे 10 पेजेस पे लिख के दो। अगर वो तुमने ठीक लिखी हुई तो फिर मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। तो रुदात तो किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी जा सकती है, लेकिन जो सफरनामा होता है वो जाहिर बात है वो सफर के मुताबिक होता है। पूरे दिन के बारे में लिखना होता है या सिर्फ टॉपिक के मुतालिक? सिर्फ टॉपिक के मुतालिक, सिर्फ टॉपिक के मुतालिक आपने लिखना होता है, पूरे दिन के मुतालिक नहीं लिखना होता। ठीक है, अगर लेट सपोज क्रिकेट का मैच है तो क्रिकेट का मैच जितनी देर का होगा आप उसके उतने मुतालिक ही लिखेंगे ना। पूरा दिन तो नहीं कि मतलब हमने क्रिकेट का मैच देख लिया, उसके बाद हम गए, फिर हमने जाके बिलियर्ड खेल ली, फिर उसके बाद हम लोग दोस्त दोस्त जो है ना वो बैठ के हम लोग गप्पे लगाते रहे, फिर हम लोगों ने अपने एक दोस्त के खर्चे पे सारे दोस्तों ने चाय पी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पेट्रोल नहीं था तो फिर हमने मोटरसाइकिल को जो है ना वो मोटरसाइकिल उल्टा करके तो फिर हम लोग उसको पंप तक लेके गए, फिर पंप से हमने पेट्रोल डलवाया, फिर पंचर हो गया, फिर हम उसको घसीटते फिरते रहे। पूरा दिन थोड़ी लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, आप जो जिस वकुआ की, यानी कि जिस इंसिडेंट की आप रुदात लिख रहे हैं, आप उसकी नौयत बताते हैं कि किस नौयत का वो वाकया था या किस नौयत की वो चीज़ थी। फिर उसकी तारीख, उसका मकाम, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे। अगर सफ़र की रुदात होगी तो कौन कौन लोग सफ़र पर जा रहे थे, अगर वो कोई इवेंट था, कोई तकरीब थी, तो वहाँ पर कौन कौन लोग शामिल थे। बच्चे थे, प्रिंसिपल साहब थे, वाइस प्रिंसिपल साहब थे, जितने भी लोग थे, उन तमाम का आप क्या लिखते हैं वहाँ पर, एक मुख्तसर सा तारफ लिखते हैं। फिर उसके बाद जब आप दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, सॉरी रुदात लिख रहे होते हैं, तो वाकईयत, वाकईयत क्या होता है कि आप उसमें बिल्कुल इमेजिनेटिव ना हो जाएं। अपनी इमेजिनेशन का, तखय्युल का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने हकीकत से नहीं निकल जाना कि ऐसी बातें आप करना शुरू करते हैं कि जो हकीकत में उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर होती ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट के मैच की रुदात लिख रहे हैं, नौयत, वाकयात की नौयत के मतलब उनकी नेचर क्या है। ठीक है, वो किस नौयत का था, मतलब किस तरह का वाकया था, किस तरह का वो, किस तरह की वो चीज़ है जिसके मुतालिक आप रुदात लिख रहे हैं। मतलब वो कोई कॉन्फ्रेंस है, वो कोई सैर है, वो कोई अहम दिन है जो मनाया जा रहा है, या वो तो कोई तकरीब है जो मनाई जा रही है, मतलब वो क्या चीज़ है, किस तरह का इवेंट है। ठीक है। और इसी तरीके से तरतीब का ख्याल रखें, जिस तरतीब के साथ वो चीज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो है वो मैच की अगर आप रुदात लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मैच की रुदात लिख रहे हैं तो आप उसमें बताएंगे कि हम स्टेडियम में पहुंचे, स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था, फिर उसके बाद एम्पायर्स आए, फिर उसके बाद कैप्टन्स आए, फिर टॉस हुआ, फिर फील्डिंग खड़ी हुई, फिर दो प्लेयर्स आए, फिर वो खेलते रहे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ना, ये तो नहीं कि पहले ही आप
पहले पहले पहली दो लाइनों में आप बता दें कि जी पाकिस्तान मैच हार गया था, बहुत मजा आया था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान मैच कैसे हारा। इस तरह नहीं शुरू करते, मतलब एक तरतीब से आप उसको जो है वो जारी रखते हैं। फिर इसी तरीके से मौके की मुनासबत से अगर कोई उसमें अकवाल आते हैं, हदीस वगैरह आती हैं, आयात आती हैं, अशार वगैरह आते हैं, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से अगर तकरीब जो है किसी तकरीब की रुदाद है, जो कि आमतौर पर ज़्यादा रुदाद नवीसी में रुदात नवीसी में आपको तकरीब की मुख्तलिफ, जो तकरीब से मुराद है इवेंट्स, मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर आपको लिखने के लिए आते हैं। तो उसमें फिर जो मुकर्रीन हैं या तकरीब के जितने भी इवेंट्स थे, अगर तकसीम इनामात थी, तो उसमें कोई अगर कोई शो वगैरह थे, कोई डिस्प्ले ऑफ गेम्स था, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका आप वन बाय वन एक एक करके आप उनका मुख्तसर खुलासा देते जाएं। और अगर कोई सफ़र की रुदाद है, ठीक है, आमतौर पर यही दो रुदातें आती हैं, तो किसी तकरीब के मुतालिक आती है या किसी सफ़र के मुतालिक आती है। और अगर सफ़र की रुदाद है, तो जिस जगह की का सफ़रनामा या जिस जगह की रुदाद आप लिख रहे हैं उसके मुतालिक जितना आपको पता हो, वहाँ के मुतालिक जितना आप जानते हैं, वो आप बताएं। सबसे पहले उस जगह का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मरी के सफ़र की रुदात लिख रहे हैं, तो पहले आप बताएं कि पस मंज़र में ना, कि मरी क्या है और मरी किस कहाँ कहाँ पर वाक़ है, कैसा मौसम होता है। ठीक है, अगर आपके पास उस जगह के मुतालिक जियोग्राफिकल, जो जोग्राफियाई मालूमात हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो जितनी है आप वो वहाँ बताएं। फिर उसके बाद वो तमाम के तमाम जो वाक़यात हैं, उनको आप एक तरतीब के साथ आप बयान करते जाएं। खुशखती का ख्याल रखें, काट कर मत लिखें। और दो सफ़ात की जो रुदात है वो अच्छी समझी जाती है, आपकी 1.5 पेज की भी हो सकती है। हेडिंग्स आपने इसमें कोई नहीं देनी होती। सिर्फ आप ऊपर यानी कि जो भी आपकी, जैसे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, तफरी मकाम की सैर, यौम आज़ादी, क्रिकेट हॉकी या फुटबॉल का मैच, जलसा तकसीम इनामात, कॉलेज का पहला या आखिरी दिन, यौम इकबाल, यौम कायद, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको रुदात लिखने के लिए आ सकती है। तो सिर्फ आप इसकी हेडिंग दें, और हेडिंग दे के फिर उसके बाद आप रुदात को लिखना शुरू कर दें। थोड़ा सा इसको फनी भी बनाया जा सकता है, ठीक है, अगर वो मजाही उसमें मिजाह का उनसर मौजूद हो, तो आप उसको थोड़ा बहुत मजाहिया भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा मजाहिया ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत मजाहिया जो है वो आप उसको बना सकते हैं, ताकि आपकी जो रुदात है वो थोड़ी सी मजे की लगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं खत के ऊपर। यस, रुदात को पैराग्राफ में ही लिखते हैं। एक ही पैराग्राफ ना बताएं, एक ही पैराग्राफ ना बनाएं। हर यानी कि हर एपिसोड के लिए बेशक एक एक अलग अलग पैराग्राफ बनाते जाएं, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर सारी रुदात मत लिखें। बीच में आप छोटे 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 करके पैराग्राफ बनाते जाएं, लेकिन उसमें रुदात के अंदर हेडिंग्स वगैरह जो हैं, जो सुर्खियां होती हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं होती। रुदात में अगर आप शेर लिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हाफिज अब्दुल्ला, जी बेटा, आप अगर रुदात के अंदर अगर आप कोई शेर वगैरह डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, अकवाल डाल सकते हैं, आयात डाल सकते हैं, हदीस का हवाला डाल सकते हैं। सर, अगर मैं रुदात में एक ऐसी प्लेस लिखूं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो मार्क्स मिलेंगे? किसी देखो, आपके डिज्नीलैंड या वो आप बारबी के अंदर जो लैंड्स दिखाई जाती हैं, उस तरह की कोई लैंड थोड़ी बनाओगी। मतलब आप कोई ऐसी ऐसी जगह बनाओगी ना, कि जो हकीकत में किसी मौजूद जगह से मिलती जुलती होगी। ठीक है। तो मतलब आप ऐसे तो नहीं करोगी ना। ठीक है, ऐसे तो आप नहीं करोगे ना, कि आप बिल्कुल ही एक ऐसी ऐसी जगह बना दो कि जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। या वो जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के अंदर वो जो आइलैंड्स दिखाते हैं, उस तरह के आइलैंड्स का जिक्र आप थोड़ी करोगे। या आप ये थोड़ी करोगे कि जी मैं जो है ना वो उसमें स्पेस शटल में बैठ के, तो मैं एक नए जजीरे पे, एक नया जो है ना वो चला गया, एक नई कॉन्स्टिलेशन में चला गया। ठीक है, या मैं एक जो है ना वो एक नए प्लेनेट पे चला गया, मरीख पे मैं गया, वहां पे मैंने देखा तो जनाब वो दो बंदे जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि के पे करने हो, तो वो जिन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा पिंडी बुआया आ गया, भागो यहाँ से। तो वो मरीख से उन्होंने छलांग लगाई, सीधा वो मरकरी पे जा गिरे। मरकरी पे जब वो गिरे, तो वो मरकरी के अंदर ही वो बुलबुले से बन गए उनके। इस तरह की थोड़ी लिखोगे आप। ठीक है। मतलब कोई ऐसी जगह ही होगी ना जो हकीकत में एग्जिस्ट करती होगी, थोड़ी बहुत उसमें आप चेंजेस वगैरह करोगे। ठीक है। तो ये तो नेरुतो से भी ज्यादा अच्छी स्टोरी है। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पे एनिमे वाली दुनिया भी मौजूद है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नरूटो, नरूटो का आपने नाम लेके मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं खत नवीसी की तरफ। तो खत में क्या होता है? खत में वो, बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के मैं खत पढ़ रहा होता हूँ पेपर में, तो वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे बच्चों ने वो पुराने जमाने में ना, जब हम लोग बच्चे बच्चे थे, तो चूंकि मेरा ब्रॉटअप गांव का है, तो वो गांव में ना दूर दूर से ट्रैक्टर्स के ऊपर ना अताउल्ला के गाने लगे हुए होते थे। तो आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये चीज़ गांव में एक्सपीरियंस की है या नहीं की। तो वो अताउल्ला का एक गाना लगता होता था, खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ देनी है। तो वो बच्चों ने ना वो खत लिख के, तो फिर वो खत के ऊपर उनको फाड़ा हुआ होता है। इतनी ज्यादा कटिंग की भी होती है कि बंदा कहता है यार इनके पास इतना टाइम कैसे होता है कि पेपर के अंदर बैठ के भी इतनी कटिंग कर लेते हैं आप लोग। तो खत के हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं कि खत में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है पैटर्न। और फिर दूसरे नंबर पर होती है खत की नफासत। कि खत जो है, खत के अंदर कटिंग मत किया करें। बाकी भी वैसे पूरे पेपर के अंदर आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन खत के अंदर प्लीज ना किया करें कटिंग। क्योंकि खत एक ऐसी चीज है कि जिसमें कटिंग वैसे भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो खत का तरीकाकार क्या है कि आप यूं समझें कि ये आपका सफा है, ये आपका पेज है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज। ठीक है, या ये आपके खत का पहला, पहली पहली सतर होगी। जी, खत का एक ही पैटर्न होता है। ठीक है, खत का उर्दू के अंदर आप यूं समझ लें कि एक ही पैटर्न है। हाँ, इसमें हल्की फुल्की तब्दीली इस तरीके से आ सकती है कि आप यहाँ पर इम्तिहानी मरकज की बजाय कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं। ठीक है, इम्तिहानी मरकज लिखें, या यहाँ पे आप कमरा इम्तिहान लिखें। तो ये हल्की फुल्की तब्दीलियां इसमें होती हैं। तो सबसे पहले आप इम्तिहानी मरकज या कमरा इम्तिहान लिखते हैं, उसी के नीचे आप तारीख डालते हैं। और यहाँ पे मैं तारीख उर्दू में डालने की, लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है उर्दू का वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता था ना ऐसे, तो ये मुझे ऐसे ही लिखता है, दूसरी तरीके से वो लिखता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि जब मैं ये बना रहा था कि मैं वो उस तरीके से लिखूं। लेकिन आपने वहां पे क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आप जो उर्दू रस्म, उर्दू जो गिनती है उसको आप इस्तेमाल करें। यानी कि इस तरीके से लिखें, जैसे 22 जनवरी। ठीक है। और फिर उसके बाद 2025। ठीक है, इस तरीके से आप लिखें। कमरा जमात भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। कमरा कमरा जमात नहीं, कमरा जमात नहीं लिख सकते। कमरा जमात नहीं लिख सकते, कमरा इम्तिहान लिखते हैं, या कमरा इम्तिहान या फिर इम्तिहानी मरकज। ठीक है। हाँ। और ये तो शुक्र है खत है, वरना अगर पेपर के अंदर आ गया मैसेज, ठीक है, कि मुदीर को एक जो है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो फिर तो आप सोचें कि आप कहाँ कहाँ बैठ के व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे होते। और अगर आप वो अपनी हकीकी जो लोकेशंस होती हैं जहां से बैठ बैठ के आप मैसेजेस करते हैं, तो वो पेपर में लिखनी पड़ जाए, तो कितनी शर्मिंदगी होगी। ठीक है। तो ये तो शुक्र करें कि यहाँ पे सिर्फ खत लिखना होता है, और खत लिखने के लिए आपको पेन पेज ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो आप हर जगह पे उनको लेके नहीं जा सकते। अच्छा, कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी मरकज, और उसी के नीचे बेटा आपने लिखनी है तारीख। सर, लाइन स्पेसिंग के साथ साथ पॉइंट्स करें, फिर बार बार सवाल नहीं करना पड़ेगा। सर, लाइन स्पेसिंग को साथ साथ पॉइंट करें, हाँ ठीक है। इसमें लाइन स्पेसिंग का मैं चलो बताता जाऊंगा। ये आपकी पहली सतर है, इसके ऊपर आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो इसकी तारीख डालेंगे। ये पहली लाइन हो जाएगी आपकी। ये यानी कि ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है। उसके बाद आप आगे लाइन 3 के ऊपर। लाइन 3 पे आप लिखेंगे मोहतरम मुदीर। ठीक है, मोहतरम मुदीर, या जिसको भी आप, जिसको खत लिखने के लिए आपको आ जाए। ठीक है, अगर अखबार के मुदीर को खत लिखना हो तो फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आप मिसाल के तौर पर आपको आ जाता है कि आप एसएचओ के नाम लिखें, थाने के एसएचओ के नाम आप जो है वो एक खत लिखें। या आपको आ जाता है कि वापडा के चेयरमैन के नाम लिखें, या फेडरल बोर्ड के चेयरमैन के नाम लिखें, तो फिर आप लिखेंगे मोहतरम चेयरमैन, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद। या मोहतरम एसएचओ, थाना, थाना सदर लाहौर। ठीक है, या थाना सदर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में तो सदर नहीं है, थाना सदर रावलपिंडी। या मोहतरम चेयरमैन वापडा। ठीक है, लाहौर, या वापडा इस्लामाबाद। तो लेकिन इसमें जनाब वगैरह नहीं लिखते होते, मोहतरम मुदीर, साहब भी लिखने की जरूरत नहीं है। मोहतरम मुदीर, और उसके बाद ये जिसको आप फजाइया भी बोलते हैं, नदाइया भी बोलते हैं, ये। और उसके बाद जो उसका पता होगा उस शख्स का, वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे लाइन नंबर 4 के ऊपर।
लाइन नंबर 4 पे आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी टीचर ने कहा था कि पैटर्न वाली हर चीज के बाद लाइन छोड़ दें और पैराग्राफ में लाइन ना छोड़ें, इससे पेपर फिल हो जाएगा और लेटर बड़ा फील होगा। ये आपकी जो टीचर है ना, वो उसने इसी तरीके से ही मुझे लगता है अपनी डिग्री पास की होगी। ठीक है, कि लाइन छोड़ने से लाइन छोड़ने से लेटर बड़ा हो जाता है। मुझे आज तक इस लॉजिक की समझ नहीं आई। मैंने भी ऐसे टीचर्स देखे हैं जो क्या बच्चों को कहते हैं एक लाइन छोड़ के लिखें जी, बड़ा बड़ा लिखते हैं। मतलब वो जो जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है, जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है, तो वो कोई भंग पी के आया होगा। ठीक है, उसने कोई पक्का सिगरेट थोड़ी लगाया हुआ होगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। भाई पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। लाइन शाइन छोड़ने से ये टीटो पार्टियां जो है ना, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइन छोड़ने की का तो की नहीं बनता। और आप क्यों लाइन छोड़ेंगे? जहां पर लाइन छोड़नी होती है सिर्फ वहीं पर लाइन छोड़ेंगे। हर जगह पर आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक आप लोग लाइनें मारने से बाज नहीं आते, फिर आप लाइनें छोड़ने से भी बाज नहीं आते, तो मैं आप लोगों का करूं क्या? सर फर्स्ट ग्लांस में तो लगता है ना कि बड़ा ही है, वैसे भी चेकर्स जल्दी जल्दी चेक करते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता होता, ऐसे नहीं होता होता। आपने जो जो तरीकेकार है बच्चे, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। जो तरीकेकार है उसी को आपने फॉलो करना है। बिला वजह लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो बुरा लगता है। वो जो आप बहुत ज्यादा लाइनें छोड़ के जब आप खत लिखते हैं ना या दरखास्त लिखते हैं, तो वो आपकी दरखास्त अच्छी नहीं लगती बल्कि बुरी लगती है। और आपको पता है कि बोर्ड के अंदर जो आपकी ई शीट होती है, वो उसके अंदर वैसे भी लाइन बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं। तो उसमें तो लाइन छोड़ने की बिल्कुल, उसमें जवाज ही पैदा नहीं होता कि वहां पर आप जो है वो बिला वजह की वहां पे आप लाइन छोड़ें। ऑल राइट, ऑल राइट। उसके बाद लाइन नंबर जो 4 है उस पे आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएंगे लाइन नंबर 5 पे, जहां से आपका असल जो खत है उस वो शुरू हो रहा होगा। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो आपके पेपर्स के अंदर आता है वो मुदीर के नाम खत लिखने के लिए आता है। मुदीर के नाम, यानी कि अखबार का जो एडिटर होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडिटर लेटर बोलते हैं या लेटर टू एडिटर कहते हैं। तो इसमें आप यहाँ से शुरू करेंगे कि आपके अखबार की वसातत से या आपके अखबार के जरिए आला हुकाम की तवज्जो। ठीक है, आला हुकाम की तवज्जो जो है वो एक अहम मसले की तरफ करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद जो आपका मसला होगा जिसके लिए आप लिख रहे होंगे, तो उसके लिए आप जो है वो लिखेंगे। अगेन ये है कि खत के अंदर अब यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप बीच में छोटे छोटे 3 पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। पहले पैराग्राफ में आप जो है वो बता दें कि आपका मसला क्या है, फिर उस मसले की वजाहत कर दें। और अगर आप मुसलमान नहीं हो तो फिर भी अस्सलाम वालेकुम लिखना है। नहीं, यहाँ पे मुसलमान या ना मुसलमान ना होने का क्या ताल्लुक है यार? देखो, मोहम्मद आपका नाम है और देखो आपने क्या सवाल पूछा है। नाम बेटा आपका मोहम्मद है और आपने सवाल क्या पूछा है कि अगर आप मुसलमान ना हो तो फिर भी अस्सलाम वालेकुम लिखना है। तो देखो ना कि मतलब आप सवाल जरूर पूछें, सवाल जरूर पूछें, लेकिन सवाल पूछते हुए आप इस चीज का भी लिहाज रखें ना कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये कोई, यहाँ पे मजहब को आप बीच में किस लिए लेकर आए? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जो है, अस्सलाम वालेकुम जो है ये यहाँ पर मैं आपको एक मजे की, एग्जैक्टली यहाँ पर मैं आपको एक मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, एंड यू विल बी अमेज्ड। आपको हैरत होगी। आपको पता है कि जो आपका जो, अभी मैं यहाँ पे कोई रिलीजियस डिबेट जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो यहूदी हैं, जो जो अरब स्पीकिंग यहूदी हैं, या जो अरबिक स्पीकिंग जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। एंड देयर मस्ट बी समबडी इन दिस क्लास जो अरेबियन पेनिनसुला में बच्चे रहते होंगे। और आपने शायद इस चीज को कभी आपने इस चीज को इनकाउंटर भी किया होगा। कभी आपने इस चीज को एक इनकाउंटर भी किया होगा कि एक अरबी बोलने वाला यहूदी है और वो अपने किसी यहूदी को ही से ही बात कर रहा है, तो वो उसको कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। मैंने ईसाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा है, एक दूसरे को। ठीक है, वो शलूम, शलूम देखो, शलूम या सलाम सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है ना। तो देखो, ये इस डिबेट में आप मत पड़ा करें। ठीक है,
आपको जो तरीक़ाकार है, ये यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से ये एक सैल्यूटेशन है, तस्लीमात है। ये एक 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 आप इसको एक सोशल कल्चरल नॉर्म के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। सोशल कल्चरल नॉर्म के तौर पर आप इसको लें। ज्यादा जो है वो इसमें मतलब इसको एक मजहबी रंग देने की या इस तरीके के सवाल जो हैं वो जहन में लाने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है। बाकी जहां तक आपकी अपनी हकीकी जिंदगी है, आपकी रियल लाइफ है, तो आप रियल लाइफ में किसको सलाम करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते, ठीक है, किससे आप लड़ना चाहते हैं, किससे आप अच्छे से रहना चाहते हैं, वो बेटा आपका जाती इनफरादी मसला है। ठीक है, उसमें जैसे आपका दिल करे वैसे ही आप कीजिए। ठीक है। लेकिन उर्दू ग्रामर के अंदर या उर्दू के पेपर के अंदर जो खत लिखने का तरीका है, उसमें हम लोग अस्सलाम वालेकुम लिखते होते हैं, तो आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है। बाकी हाँ ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप पेपर को उधर छोड़ के और आप जाके कंफर्म कर सकते हैं पेपर चेकर से, या जिसने पेपर बनाया हो, आप बोर्ड चले जाएं, वहां से पूछें कि उर्दू का पेपर किसने बनाया है। आप उस बंदे के घर जाएं, उससे पूछें कि सर, आप जब आपके जहन में जब सवाल आ रहा था कि एक अखबार के मुदीर के नाम खत लिखें सफाई के हवाले से या महंगाई के मसाइल पर, तो आपके जहन में किस अखबार का मुदीर था? तो वो आपको बताएगा कि यार मैं जब पेपर बना रहा था तो मेरे जहन में जंग अखबार था। फिर आप जंग अखबार चले जाएं, वहां पे जाके हेड ऑफिस में आप पूछ लें कि जी आपका जो अखबार का मुदीर है, मुझे उससे मिलना है। आप उसके पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि भाई आपका मजहब क्या है। तो वो जब आपको बता देगा कि यार मैं यहूदी हूँ या हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ या पारसी हूँ, उसके बाद फिर आप आके तो मेरे ख्याल में 3 एक साल गुजर चुके होंगे। तो फिर उसके बाद आप, क्योंकि फेडरल बोर्ड 4 साल तक इम्प्रूवमेंट की इजाजत देता है, तो फिर आप चौथे साल आके तो पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो आई होप के फिर आपको थोड़ी तसल्ली भी हो जाएगी कि मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखना है या नहीं। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा। तो अपनी जो बात होगी बेटा, वो आपने मुख्तसर अंदाज में कहनी है। खत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना होता। यानी कि खत को आपने कहानी नहीं बनाना, खत को आपने मजमून भी नहीं बनाना। खत के अंदर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर आप एक खत लिखें, तो आपने महंगाई कैसे फैलती है और महंगाई की वजह से क्या क्या हो जाता है, महंगाई फैलने से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बताएंगे कि भाई हमारे इलाके के अंदर या हमारे मरकजी बाजार के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, लोग जो हैं वो खरीद नहीं पा रहे, और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम करे। ठीक है। तो इस तरीके की आपने वहां पे सिर्फ एक डिस्कशन जो है, पॉलिटिकल भी नहीं होना। ठीक है। पॉलिटिकल भी, हाँ पॉलिटिकल भी आपने नहीं होना। ये ना हो कि वहां पे आप कहें ये सारा कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की वजह से हुआ है, ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान के दौर में तो ऐसे था, अब दौर में अब ऐसे हो गया। पॉलिटिकल भी नहीं होना आपने वहां पे। बाद में पता चले कि जी आपकी वो पॉलिटिकल जो आपकी आउटबर्स्ट है, उसी की वजह से ही आपके नंबर जो है वो कम आए हैं। तो बिल्कुल गैर सियासी गुफ्तगू आपने वहां पर करनी। ठीक है। और बाकी यहाँ पे यही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, उन्हीं को यहाँ पर मैंने कुछ आपको समझाने वाले अंदाज में मैंने आपको लिखा भी है। और जब आपका ये खत्म हो जाएगा खत, तो उसके बाद फिर दरमियान में आपने लिखना है वस्सलाम। जहाँ पे आपने ये लिखा था बिल्कुल उसी के नीचे आप लिखेंगे वस्सलाम। और फिर उसके नीचे जहाँ पे वस्सलाम का फजाइया आ रहा है, उससे नीचे वाली सतर पे आप उससे थोड़ा सा आगे, बिल्कुल आप दाएं तरफ भी ना लेके जाएं, यहां भी ना लेके जाएं, और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दरमियान में, दरमियान से थोड़ा सा आगे आपका मुखलिस और नीचे अलिफ भेजिए। दैट्स इट। और इसके साथ ही आपका जो खत होता है वो क्या होता है, आपका खत मुकम्मल हो जाता है। आमतौर पर 5 नंबर का खत होता है। तो 5 नंबर के सवाल में मेरे ख्याल में अगर आप 1.5 पेज का खत लिखते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड मोर देन इनफ। लेकिन उसमें रेलेवेंस जो है उसका आपने ख्याल रखना है। अगेन दो चीजें हैं, दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आपको खत के हवाले से गाइड करना चाहूंगा। पहले नंबर पर बेटा बात यह है कि आपने खत को कहानी नहीं बनाना, और दूसरे नंबर पर यह है कि आपने खत को मजमून नहीं बनाना।
जब मैं कहता हूँ कि कहानी नहीं बताना तो बनाना, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसमें जिस चीज के ऊपर भी आपको लिखने के लिए आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इलाके में बढ़ते हुए जराइम के ऊपर आता है कि आपके इलाके में जुर्म बढ़ गए हैं, ठीक है, क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो उसके ऊपर आप जो है वो खत लिखें। आपने ये नहीं बताना कि वो जी मेरे दोस्त का मोबाइल छिन गया, तो फिर मेरा दोस्त जो है ना वो थाने गया, तो वो थाने में उसकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, तो ये उसके मोबाइल में जनाब उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो उसके अंदर उसकी चैट्स थी, ठीक है, तो ये है वो है, तो बस स्टोरी नहीं आपने सुनाने बैठ सकते। और इसी तरीके से मजमून भी नहीं लिखना कि उसमें आप बताना शुरू कर दें कि जी जराइम जब फैलते हैं तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है, तो वैसे हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खत के अंदर, खत के अंदर कोई कोटेशन नहीं डालते, खत के अंदर कोई शेर नहीं डालते, खत के अंदर कोई हदीस नहीं डालते, खत के अंदर कोई आयत, किसी तरह किसी किस्म की खत के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं डालते होते। खत के अंदर सिर्फ आप अपनी बात करते हैं, दैट्स इट। उसमें कोई हवाला, बच्चे खत में भी शेर लिख देते हैं, तो खत के अंदर शेर लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि खत जो है वो एक एक रस्मी तहरीर होती है, और जो रस्मी तहारीर हुआ करती होती हैं उसके अंदर जो है वो हम इस तरह की जो जज्ब ये, क्योंकि शेर लिखना या इस तरह की चीजें ये थोड़ा सा ना जज्बातियत को ये चीजें उजागर करती हैं, तो आप खत के अंदर या दरखास्त के अंदर जो है वो इस तरीके का अंदाज जो है वो नहीं अपनाते। इसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर भी एहसान पूछ रहा है कि इंग्लिश में, इसी तरीके से इंग्लिश के लेटर के अंदर भी आप कोटेशंस नहीं डालते, इंग्लिश के लेटर के अंदर भी आप एनेक्डोट्स वगैरह या रेफरेंसेस वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो आप वहां पर नहीं डालते हो, ठीक है। अब जो आपकी आगाज की जो दोस्त दो तीन सतरें हैं, उसके बाद आप अलग पैराग्राफ में मुकम्मल वजाहत करें, बिला जरूरत की तवालत या उसमें शेर वगैरह मत डालें, और आखिरी सतर पर ये सारी चीजें मैंने आपको जो है वो समझा दी। अब इसमें खत के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्तिहान में कामयाबी पर खत लिखने के लिए आपको आ सकता है हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत के ऊपर आ सकता है, और इसी तरीके से तफरीही मकाम का अहवाल जो है इसके ऊपर आपको खत लिखने के लिए आ सकता है, ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर आ सकता है, बढ़ते हुए जराइम के ऊपर आ सकता है, महंगाई के ऊपर आ सकता है, आलूदगी के ऊपर, अपने किसी दोस्त की वालदा की बीमार कुर्सी के लिए आ सकता है, बाप के नाम, पैसे के लिए, ठीक है, जो कि आपका सबसे सबसे मशहूर काम है आपका, ठीक है, और सबसे आपका फेवरेट काम भी है, बाप से पैसे मांगना, ठीक है, बाप को लूटो जितना लूट सकते हो। तो बाप के नाम मजीद रकम मांगने के लिए भी आपको जो है वो अ, अब वो पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो बाप के नाम मजीद रकम के लिए भी आपको खत लिखने के लिए पेपर में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दरख्वास्त पे चलते हैं। तो दरख्वास्त क्योंकि ज़्यादा अहम है, मतलब आप देखें ना कि टेंथ के अंदर भी दरख्वास्त है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी दरख्वास्त है, और सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको दरख्वास्त वगैरह लिखने के लिए आ सकती है। अब दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होता है? दरख्वास्त लिखने का तरीका ये होता है कि ये आपकी है लाइन वन, पहली लाइन, बखिदमत जनाब, और जिस बंदे को आप लिख रहे होते हैं, अगेन यहाँ पर भी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप लिखें बखिदमत प्रिंसिपल साहब या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और आगे जो भी डिग्री कॉलेज हो, या आप यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी और बंदे को खत लिखने के लिए आती है, जैसे एसएचओ को, तो बखिदमत जनाब एसएचओ थाना सदर रावलपिंडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप पता लिखते हैं जिस बंदे को आप दरख्वास्त दे रहे हो। और उसके बाद जो लाइन टू है उसमें आप लिखते हैं उन्वान, उन्वान की आप हेडिंग देते हैं मार्कर के साथ, दरख्वास्त बराए फीस माफी, या नीचे यहाँ पे मैंने टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, मुलाजमत के हसूल के लिए, दरख्वास्त बराए हसूल मुलाजमत, ठीक है, या मुलाजमत के हसूल के लिए दरख्वास्त। तो जो भी आपकी दरख्वास्त का उन्वान होता है बच्चे, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तीसरी जो लाइन होती है, तीसरी लाइन, उसमें ये जो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल वाली लाइन है बेटा, इसी के बिल्कुल नीचे आप लिखते हैं जनाब आली। कुछ बच्चों ने इसको जनाब आला लिखा हुआ होता है, जनाब आला, तो जनाब आला नहीं लिखते होते, जनाब आली होता है, ठीक है, जनाब आली, जनाब आली, और उसके बाद फिर आगे बजाइए। उसके बाद गुजारिश खिदमत है कि आगे जो आपकी दरख्वास्त है, मैं आपको कुछ सैंपल जो दरख्वास्तें हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, कुछ खत भी शेयर कर दूंगा, दरख्वास्तें भी शेयर कर दूंगा, रुदात भी शेयर कर दूंगा, पीती भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, सब कुछ जो है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है वो सैंपल को देखें।
सर क्या हम उन्वान को बखिदमत वाली लाइन के नीचे लिख सकते हैं? तो बखिदमत वाली लाइन के नीचे लिखना होता है ना उन्वान, और मैंने कहाँ लिखा है? लाइन नंबर 1 जो है वो बखिदमत जनाब वाली है, और लाइन नंबर 2 जो है ये आपका उन्वान वाला है। हम्म। सर ये एड्रेस मिस मिडल में लिखा और हो रहा है, जिसको लिखते हैं खत, कॉलेज में कुछ और ही लिखवाया था। अब आई डोंट नो सर, लाइन 1 में जब हम लिखेंगे तो उसके दरमियान में हम कॉमास डालेंगे? नहीं नहीं, कॉमास वगैरह नहीं डालने होते। अंशल कह रहा है कि जी मेरी टीचर ने क्लास में ईमेल करवाई थी मगर वो प्री बोर्ड में नहीं आई। सर बोर्ड में ईमेल क्लास 9 में आएगी क्या? ईमेल के चांसेस बहुत कम हैं। ईमेल के बहुत कम चांसेस हैं। कॉलम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th के हवाले से, अगर आप पूछ रहे हैं तो। अच्छा, और यहाँ पे कुछ हिदायत को देख लें। बखिदमत जनाब के साथ साहब मत लिखें, या तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिखें या बखिदमत प्रिंसिपल साहब लिखें। ठीक है। नहीं सर, ये पेन लाइट लाइन लेफ्ट पे ची लिखते, पता नहीं बेटा आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। देखो ये वाली जो लाइन है ये आप सेंटर में लिखते हैं। ये वाली लाइन आप पेज का जो, यहाँ जहाँ से पेज शुरू हो रहा है वहां पे उन्वान लिखते हैं, फिर उसके बाद सेंटर में आप जनाब आली लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप जहाँ पे आपने उन्वान लिखा होता है उसी के नीचे से आप जो है वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और बराए मेहरबानी जो है, बराए मेहरबानी मत लिखें, ये होता है बराहे मेहरबानी। बराए मेहरबानी ना लिखा करें, ये बराए मेहरबानी नहीं होता, ये बराहे मेहरबानी होता है। बराहे मेहरबानी। और आगाज की 2-3 सत्रों के बाद एक ही पैराग्राफ में मुकम्मल करें, बिला जरूरत इसको लंबा ना करें, और शेर वगैरह भी मत डालें। और जहां तक अहम सवालात की बात है, तो दरख्वास्त के लिए बेटा कीमती चीज की चोरी पर थाने में दरख्वास्त लिखने के लिए आ सकती है, मुलाजमत के उसूल के लिए अफसर के नाम आ सकती है, जराइम की रोकथाम के लिए आ सकती है, इलाके की सफाई के लिए या पार्क के क्याम के लिए बल्दिया के नाम। ठीक है, बल्दिया म्यूनसिपैलिटी का को कहते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के उसूल के लिए, या इसी तरीके से सनद के उसूल के लिए, बीमारी के लिए या ज़रूरी काम के लिए या फीस माफ़ी के लिए या तारीखी मकाम की सैर के लिए या खेलों के इनेकाद के लिए प्रिंसिपल के नाम भी आपको, ये सारी की सारी जो है ना, ये स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर कि प्रिंसिपल के नाम आपको दरख्वास्त लिखने के लिए आ सकता है इन टॉपिक्स के ऊपर। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, यहीं से ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम यहीं पर 1 मिनट में देख लेता हूँ आगे कितना आप बीती रह गई है। कहानी, रिपोर्ट, आर्टिकल, कॉलम और मजमून। तो ये जो चीज़ें रह गई हैं इनको हम लोग इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक है। ये चीज़ें हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग आप बीती कैसे लिखते हैं यहाँ से हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, और इवेंचुअली विल विल गो डाउन द लेन। ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपके साथ एक टास्क और शेयर करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपके साथ पहले टास्क शेयर किया था, तो वो भी आपने अटेम्प्ट करना है, और वो आपने अटेम्प्ट करके सबमिट करवाना है। तो अभी टास्क आप लोगों के थोड़े से ऑब्वियसली लेंथी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें ज़्यादा हैं, एंड आई वांट कि आप मैक्सिमम जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें। सर जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उनका भी पैटर्न चेंज होगा। अब इम्प्रूवमेंट के हवाले से मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या 9th की इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, वो आपने जो पिछला आपका पेपर पैटर्न था आपने उसी में देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। टास्क डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि टास्क अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है ना कि मैं आपके साथ टास्क जो है वो इंडिविजुअली सारे सारे बच्चों के टास्क जो है वो डिस्कस करूं। जो जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपके पेपर्स के अंदर हाईलाइट कर दी जाती हैं। ठीक है। जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको आपके पेपर के अंदर हाईलाइट कर दिया जाता है, और आई होप कि उससे आपको समझ भी आ जाती होगी कि कहाँ पर आप किस चीज़ के अंदर जो है वो कितना लैग कर रहे हैं। ठीक है। तो कल की क्लास जो है वो एट बेस्ट हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल हम ये जो करने वाला काम है ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आपसे लूंगा असेसमेंट्स। ठीक है। असेसमेंट्स होंगी, और वो असेसमेंट फिर आपको डेली एक असेसमेंट मिलेगी। ठीक है, टिल टिल फ्राइडे। फ्राइडे तक फिर आपको डेली एक एक असेसमेंट मिलती जाएगी, और आपने वो असेसमेंट डेली क्लास के टाइम पे, जिस टाइम पे क्लास होती है ना, उसी टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा, और आप उसको सबमिट करवा अटेम्प्ट करके तो वो आप मुझे सबमिट करवा दिया करें।
सर मेरा मॉक टेस्ट आपने चेक नहीं किया, आपने भेजा नहीं, ग्रुप में नहीं भेजा। आई डोंट नो, जो ग्रुप में थे वो सारे के सारे चेक हो गए थे। जी जी बिल्कुल हारिस, उसी एक घंटे के अंदर, उसी एक घंटे के अंदर, उसी एक घंटे के अंदर। बिकॉज आई वांट कि डेली मैं आपको टास्क सेंड करूं और आप उसको डेली अटेम्प्ट करें। आई कैन डू दिस कि मैं आपके साथ मॉर्निंग में टास्क शेयर कर दूं, और आप मुझे मैं सुबह 10 बजे आपको दूं और आप मुझे रात के 10 बजे तक दे दें। इफ द होल क्लास एग्रीज, तो मैं इस तरह भी आपके साथ कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ मॉर्निंग में टास्क शेयर कर दूं, सुबह आपके साथ मैं टास्क शेयर कर दूं और आप मुझे रात के 10 बजे तक सबमिट करवा दें। आई कैन डू दैट। चलें, ऐसे ही कर लेते हैं। मॉर्निंग से मैं मॉर्निंग टू इवनिंग आपको आपको टाइम दे दिया करूंगा, बिकॉज बिकॉज ऑल आई वांट ऑल आई वांट इज कि आप लोगों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा जो है वो जब पेपर में बैठा हो तो वो किसी भी चीज़ के अंदर फंसे ना, किसी भी चीज़ के अंदर उसको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो कल हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बेटा उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपके परसों में फिर आपका टेस्ट होगा, तरसों भी टेस्ट होगा, और उससे अगले दिन भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है। ऑल राइट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम हैविंग माइग्रेन, और तबीयत मेरी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, बट क्लास तो लेनी है। ठीक है, तो नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी कि चले यार, क्लास जो है वो खैर खैर वाफियत से हो गई है। ऑलराइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। यस यस, इंग्लिश की क्लास है। यस फातिमा, विल हैव इंग्लिश क्लास इंशाल्लाह।